हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और अब तक जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े थे, जितने भी इडियम्स हमने पढ़े थे, वो आप रिवाइज कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी लाइफ से जुड़े सेंटेंसेस में उन वाक्यों का प्रयोग कर रहे होंगे या उन इडियम्स का प्रयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है की टू वर्ड पार की, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब मुहावरे। और उसका आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 तक हमने ऑलरेडी कवर किया है, पार्ट 5 हम आज कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो कि स्टार्ट हो रहे थे ई से या एफ से या जी से। आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उन वर्ड्स को, उन इडियम्स को या उन मुहावरों को जो कि स्टार्ट होते हैं जी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करेंगे और स्पेशली वो वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि जी से, मतलब जी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम ये जितने भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस आज पढ़ेंगे, इनको हमें रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है फ्रेंड्स? हम लोगों को ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन मुहावरों को अपनी वार्तालाप में, अपने कॉन्वर्सेशन में, चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ करें, रिलेटिव्स के साथ करें, इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक यूज करना है, सो दैट हमको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से भली भांति याद हो जाएं। साथ ही साथ हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज करने लगे तो हमको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे भी लगने लगेंगे, याद भी हो जाएंगे और हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और बढ़िया लगेंगी जब हम किसी के सामने बोलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, मतलब इस सेशन का जय श्री गणेश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहला इडियम जो यहाँ पर जी से बिगिन हो रहा है वो इडियम है गेट इवन विद। अब देखिए फ्रेज यहाँ पर क्या है, क्या इडियम है? गेट इवन विद, जिसका मीनिंग होता है बदला लेना। ओके, इस सेंटेंस, इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? द अदर डे अरुण मेड अ फूल ऑफ अनिल एंड नाउ अनिल वांट्स टू गेट इवन विद हिम। मतलब पहले अरुण ने अनिल को बेवकूफ बनाया, उसे पागल बनाया, फूल बनाया, और अब अनिल क्या कर रहा है? अनिल बदला लेना चाहता है। तो टू गेट इवन विद हिम मतलब अब वो उसको बेवकूफ बनाकर बदला लेना चाहता है। तो गेट इवन विद मतलब बदला लेना। ओके, तो गेट इवन विद हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप भी इन्हें जगह जगह पर अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, और नेक्स्ट ईडियम है हमारा गेट होल्ड ऑफ। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? मतलब समझ पाना। ओके, I was quite far from the stage and could not get hold of what the speaker was saying. मतलब मैं बिल्कुल फार, मतलब बहुत दूर था स्टेज पे से, स्टेज से मैं बहुत दूर था और इसलिए दूर थी या दूर था, और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि स्पीकर क्या बोल रहे हैं। मतलब स्पीकर जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं स्टेज से बहुत दूरी पर खड़ी हुई थी। तो इस तरह से हम इस इडियम को याद कर सकते हैं, गेट होल्ड ऑफ। मतलब देखिए, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। अब हम किसी चीज की पकड़ से बहुत दूर हैं तो उसको हम बोल सकते हैं गेट होल्ड ऑफ। ओके, तो इस तरह से अब आप मतलब समझ पाना, मतलब आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ व्हाट ही वांट्स टू से। तो आप इस तरह से अपने इस इडियम को जगह जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर आप मतलब की बात कहना चाहें कि मतलब आपको मतलब समझ पाना या मतलब समझ पाए या नहीं पाए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है गेट इनटू अ सूप। अब देखिए भाई, इसका मतलब है झंझट में पड़ना। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पर्सन सूप में गिर जाए, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सूप में अगर कुछ गिर जाए तो सूप तो भाई एक खाने पीने की चीज है, उसमें गिरना वो तो गलत हो जाएगा ना। मतलब ये कुछ नेगेटिव मीनिंग लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? झंझट में पड़ना। ठीक है, तो अब झंझट में पड़ना, तो यू विल गेट इनटू अ सूप इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस। बहुत ही अच्छा ईडियम है जिसे आप जगह जगह पर यूज कर सकते हैं कि अगर आपने इन ईडियम्स को ढंग से नहीं पढ़ा तो यू विल गेट इनटू द सूप, मतलब आप सूप में गिर जाएंगे, है ना। तो सूप में मत गिरिएगा भाई, झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप झंझट में पड़ जाएंगे अगर आपने अपनी स्टडीज को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, नहीं पढ़ाई की, तो भैया एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो उसका मतलब क्या हो जाता है? गेट इनटू अ सूप। ओके, तो अब से कभी भी अगर आप किसी को चेतावनी दें कि भैया काम कर लो नहीं तो आप झंझट में पड़ जाओगे, तो सीधे बोल देना यू विल गेट इनटू द सूप। ओके, चलिए तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स। अभी हम सूप की बात कर रहे थे, अब किस में कर रहे हैं? स्विंग ऑफ थिंग्स में। तो आइए जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा।
नई परिस्थिति में घुल मिल जाना। अब स्विंग ऑफ थिंग्स, स्विंग तो झूले के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ अच्छी बात हो रही है। तो नई परिस्थिति में घुल मिल जाना, ओके। तो ये हो जाता है कि न्यू सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अडेप्ट कर लेना। मेनी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स डोंट टेक लॉन्ग टू गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स इन द यूएसए, ओके। मतलब यूएसए के माहौल में तब्दील होने में उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। नेक्स्ट ईडियम है गेट ऑन वंस नर्व्स। इसका मतलब है तंग करना, ओके। तो शी टॉक्स सो मच दैट शी गेट्स ऑन माय नर्व्स। तो तंग करना, ओके, तंग करना यहाँ पर होगा। तो शी टॉक्स सो मच दैट शी गेट्स ऑन माय नर्व्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। नेक्स्ट ईडियम है गेट ऑन विद। इसका मीनिंग होता है काम चालू करना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मीनिंग वन, मतलब ये ईडियम एक ऐसा ईडियम है जिसके वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो गेट ऑन विद मतलब काम चालू करना। तो हम इसका सेंटेंस लिख सकते हैं गेट ऑन विद योर वर्क, मतलब अपना वर्क कैरी ऑन करो या चालू करो, ओके। स्टार्ट योर वर्क और बिगिन योर वर्क। अब फिर से है गेट ऑन विद। इसका सेकंड मीनिंग है साथ होना। तो नरेश एंड आई गेट ऑन विद ईच अदर क्वाइट वेल, ओके। तो साथ होना। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ईडियम है गेट आउट ऑफ। तो बाहर निकल जाना, जैसे हम कहते हैं ना गेट आउट ऑफ दिस क्लास। तो सीता इज अ वेरी अफेक्शनेट मदर एंड डज नॉट लेट हर चिल्ड्रन गेट आउट ऑफ हर साइट। लेकिन वो उनको अपनी नजरों से दूर नहीं रख पाती थी या नहीं होने देती थी। तो गेट आउट ऑफ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है गेट आउट ऑफ लाइन, ओके। गेट आउट ऑफ लाइन, लाइन मतलब एक क्यू में वो रहते हैं और उसके गेट आउट ऑफ होना। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। तो इस ईडियम का मीनिंग होता है अनुशासन भंग करना। मतलब अगर आप लाइन से अलग चलेंगे, कहते हैं ना अगर आप इस लाइन से अलग चलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। मतलब आप रूल्स के खिलाफ चलेंगे। अनुशासन या फिर एक देखिए लाइन में चलने के लिए कब बोला जाता है, स्कूल में। मतलब हाँ, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। और अगर आप लाइन से जरा सा भी अलग हुए, जैसे आर्मी में भी होता है, लाइन से अलग हुए मतलब आपने अनुशासन भंग कर दिया, आपने डिसिप्लिन को भंग कर दिया। तो गेट आउट ऑफ लाइन का मतलब होता है, ये एक नेगेटिव मीनिंग है और इसका मतलब है अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन को भंग कर देना, तोड़ देना। तो हम लिख सकते हैं द हेडमास्टर वांट अनरूली गोपाल that he would be expelled if he got out of line in future, okay? कि उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा अगर वो फ्यूचर में उसने अनुशासन को भंग किया या फिर कोई भी डिसिप्लिन तोड़ा या रूल तोड़ा, ओके। तो गेट आउट ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, अनुशासन को तोड़ना। नेक्स्ट ईडियम है भाई गेट रिड ऑफ। रिड मतलब किसी चीज से बचना या फिर किसी चीज से पीछा छुड़ाना, ओके। तो इसका मीनिंग हो जाता है छुटकारा पाना। इसका सेंटेंस लिख सकते हैं डोंट आस्क व्हाट ऑल आई हैड टू डू टू गेट रिड ऑफ अ बोर लाइक विनर, ओके। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट ईडियम है गेट द बेटर ऑफ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा विजय पाना। गेट द बेटर ऑफ, बेटर एक अच्छा वर्ड है, तो गेट द बेटर ऑफ मतलब किसी को मात देना या फिर विजय पाना, मतलब विक्ट्री होना, ठीक है, टू विन, ठीक है। सेंटेंस लिख सकते हैं ही इजीली गॉट द बेटर ऑफ हर इन द आर्ग्यूमेंट, ओके। कि वो बहुत इजीली बेटर ऑफ मतलब जीत गया किसमें, आर्ग्यूमेंट में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट ईडियम है गेट द सैक। इसका अर्थ होता है नौकरी से हटाए जाना। गेट द सैक का मतलब क्या होता है, नौकरी से हटाया जाना। तो हम लिख सकते हैं ही इज थॉरोली इनकम्पिटेंट एंड आई नो दैट वन डे ही विल गेट द सैक। गेट द सैक मतलब नौकरी से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है गेट द अपर हैंड। इसका मीनिंग होता है मात करना, प्रमुखता प्राप्त करना, ओके। चलिए देखते हैं प्रमुखता प्राप्त करना मतलब इंपॉर्टेंस को प्राप्त करना। तो गेट दी अपर हैंड। अब अपर आप कह सकते हैं ना, अपर मतलब ऊपर की बात हो रही है, मतलब टॉप मोस्ट। तो कोई भी अगर ऊपर, जैसे हम कहते हैं भाई कोई भी एक पार्ट है, मतलब कोई भी एक, अब अगर आप कह सकते हैं कि एक ओहदा है जो आपने अपर एक अच्छा ऑफिशियल रैंक का वो पाया है, तो अपर का मतलब एक पॉजिटिव वे में हो गया, है ना। अप का मतलब हो गया, और अप मतलब एक पॉजिटिव मैनर में आप जा रहे हैं, ऊपर की साइड आप जा रहे हैं। तो आपने एक अपर हैंड, गेट द अपर हैंड मतलब प्रमुखता, मतलब एक इम्पोर्टेंस आपने पाई है, इम्पोर्टेंट पार्ट को आपने कवर किया है ना। तो यू गॉट इम्पोर्टेंस, ओके। इसको सेंटेंस हम लिख सकते हैं इट वॉज अ कीनली फॉट मैच बट इन द एंड आई गॉट द अपर हैंड। आप कह सकते हैं कि वो एक कीनली फॉट मतलब एक बहुत ही फोकस करके बहुत ही अच्छे से खेला हुआ मैच था, लेकिन एंड में जीत मेरी हुई, है ना। तो गॉट द अपर हैंड, जैसे अंत में जो जीत है
जो विजय है वो हमेशा सच की होती है, तो गेट द अपर हैंड मतलब ट्रुथ ऑलवेज गेट द अपर हैंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक फ्रेज बना दिया गया, एक सेंटेंस बना दिया गया, तो ये एक फ्रेमिंग आपको दे दी जाती है कि ये इसका मीनिंग होता है और आप इस तरह से इसका सेंटेंस या इस तरह से इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वाक्य अपनी डेली लाइफ से जुड़े आप इनके साथ इनको बोलिए ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम है आपका गेट थ्रू विथ। इसका मतलब होता है काम पूरा करना। जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज से गेट थ्रू होना, मतलब काम को पूरा करना, फिनिश करना, टू फिनिश द टास्क, टू फिनिश द टास्क और फिनिश द वर्क। ओके, सेंटेंस लिख सकते हैं when will you get through with your homework, मतलब आप अपना होमवर्क कब फिनिश कर लेंगे। तो when will you finish your homework, when will you get through with your work, it means आप अपना वर्क कब फिनिश कर लेंगे, कब अपना होमवर्क आप फिनिश कर लेंगे। तो गेट थ्रू विद का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना। अब आप गेट थ्रू विद योर कुकिंग यूज कर सकते हैं, गेट थ्रू विद होमवर्क यूज कर सकते हैं, गेट थ्रू विद अ प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज को पूछना चाहते हैं कि ये कब पूरा हो जाएगा, तो आप उसमें गेट थ्रू विद फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर। नेक्स्ट इडियम है गेट विंड ऑफ और वाइंड ऑफ। इसको बोला जा सकता है रहस्य का पता लगाना, ठीक है। देयर वॉज अ वेल गार्डेड कॉन्स्पिरेसी बट समहाउ गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ इट। विंड ऑफ इट मतलब हवा, वैसे तो विंड हवा के लिए यूज करते हैं, लेकिन गेट विंड ऑफ मतलब उस बात का पता लग गया है ना। तो गेट विंड ऑफ मतलब उस कॉन्स्पिरेसी, जो बात चल रही थी, जो हवा में बात फैली हुई थी, उसके बारे में पता लग गया। नॉट हवा में बात फैली हुई थी, बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बात छुपाई जा रही थी या उसका कहीं ना कहीं से हमें पता लग गया, तो रहस्य का पता लग गया, ठीक है। गेट वर्ड संदेश मिलना। आई गॉट वर्ड दैट माई ब्रदर हैड सडनली बिकम इल। अब आ जाते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है जिसका मीनिंग होता है भाषण कला। मतलब भाषण देने की, स्पीच देने की एक जो आर्ट होती है, जो एक ओरेटर होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है। मतलब उनको बोलने की उनकी जो कला है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो वो भाषण कला कहलाई जाती है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब, ही हैज अ गिफ्ट ऑफ द गैप एंड कैन होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो ओरेटर होते हैं, है ना, ओरेटर मतलब जो बहुत अच्छे स्पीच बोलते हैं, तो ओरेटर कौन होते हैं, दे हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, नाउ नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है गिव अ ब्रेक, अवसर देना। ओके, considering the fact that it was his first offense, the judge gave him a break and let him off only with a warning। तो गिव हिम अ ब्रेक मतलब उनको एक अवसर दे दिया, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार, आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक, है ना। तो मतलब मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, तो गिव यू अ ब्रेक या गिव अ ब्रेक मतलब अवसर देना। ओके, सो इफ यू वांट टू हैव अ ब्रेक, ओके, तो गिव अ ब्रेक। तो आप ये इस तरह से इसको, सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं इस इडियम को अपने वाक्यों में। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसे बोल सकते हैं साफ साफ कह देना। ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज वर्क दैट आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट है गिव अ रिंग, मतलब टेलीफोन करना। अब देखो रिंग रिंग मतलब क्या होता है कि आप टेलीफोन करते हैं किसी को, जब आप टेलीफोन पर रिंग रिंग बजती है ना, तो दैट इज गिव अ रिंग। ओके, तो टेलीफोन करना, तो जैसे हम कहते हैं ना, अभी एक मिस कॉल कर देना, है ना, एक रिंग कर देना बस। तो एक रिंग कर देना मतलब मिस कॉल कर देना या फिर टेलीफोन कर लेना। ओके, कॉल कर लेना, बेसिकली इसका मतलब है कॉल कर लेना, टू कॉल अप, टू कॉल अप। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है आई विल गिव यू अ रिंग एज सून एज आई गेट देयर। नेक्स्ट इडियम है गिव अ वाइड बर्थ। इसका मीनिंग होता है टालना या दूर रखना। आपने देखा होगा बर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन में जो सीट्स होती हैं उनको बर्थ बोला जाता है, जिसपे आप लेट के जाते हैं, बैठ के जाते हैं। तो गिव अ वाइड बर्थ मतलब ऐसे करके, अगर मान लो बहुत बड़ी वाइड बर्थ है तो ऑब्वियसली आप किसी व्यक्ति से दूर हैं, है ना। तो जस्ट लाइक दैट आप उससे याद कर सकते हैं। तो गिव अ वाइड बर्थ का मतलब है किसी चीज को दूर रखना या फिर टालना। तो इसका आंसर हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, यू शुड ऑलवेज गिव हिम अ वाइड बर्थ। नेक्स्ट इडियम है गिव चैप्टर एंड वर्ड्स। इसका मीनिंग होता है साबित होना। आई कैन गिव यू चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर एवरी स्टेटमेंट आई एम मेकिंग।
मतलब मैं जो भी स्टेटमेंट, जो भी बात कह रही हूँ उसके मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं आपको दे सकती हूँ। तो गिव चैप्टर एंड वर्ड्स मतलब साबित करना या साबित होना या फिर सबूत देना। ओके, तो आप प्रूव कर दें जब, तो गिव चैप्टर एंड वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम है गिव करेंसी टू। इसका मीनिंग होता है फैलाना, जाहिर करना। करेंसी तो बेसिकली मनी के लिए यूज करी जाती है, बट इसका मीनिंग क्या होता है? गिव करेंसी टू मतलब फैला देना, स्प्रेड करना, जाहिर करना। तो इसका सेंटेंस हो सकता है मेनी न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश हैव गॉट करेंसी ऑफ लेट। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इडियम है गिव इन टू, मान लेना, सहमत मतलब सहमत ले होना, मतलब एग्री कर देना। गिव इन टू मतलब एग्री कर देना। ही गेव इन टू हर विशेस। ओके, 9 गिव क्वार्टर, तो इसका मीनिंग होता है सहानुभूति दिखाना। तो द कॉन्करर गिव नो क्वार्टर टू द डिफीटेड। ओके, सहानुभूति मतलब सिंपैथी दिखाना। नेक्स्ट है गिव द गो बाय, तो इसका मीनिंग होता है भूलना या टालना। There are many old religious practices to which we have now given the go by. Okay, तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इडियम है गिव द स्लिप, जिसका मीनिंग है चकमा देकर भाग जाना। ओके, गिव द स्लिप मतलब स्लिप का मतलब क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है ऐसे फिसल जाना, लेकिन यहाँ पर गिव द स्लिप का मतलब है चकमा देकर भाग जाना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही गेव हिम द स्लिप बाय गेटिंग इनटू अ नियर बाय लेन। तो आप इस तरह के किस्से जितने भी हों जिसमें कोई किसी को चकमा देकर भाग गया है, तो आप उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं बार बार, और उसके साथ इस ईडियम को कम से कम 5 to 10 टाइम्स रिपीट कीजिए विद डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस एंड यू विल रियली लर्न द ईडियम एज इट इज। ऐसे बहुत जितने भी हम ईडियम्स रोज पढ़ते हैं, इन ईडियम्स में से कम 10 ईडियम्स आप रोज भी अगर अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे, या इन सारे सेंटेंसेस को, इन सारे ही ईडियम्स को अगर आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और इनको फ्रीक्वेंटली यूज करना सीखें सो दैट यू विल लर्न देम फॉर लॉन्ग। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम है गिवन टू, मतलब व्यसन होना। ओके, मतलब समर्पित हो जाना। आई वॉज सॉरी टू सी दैट ही वॉज गिवन टू हैवी ड्रिंकिंग। गिवन टू का मतलब होता है एडिक्टेड होना, है ना, किसी चीज का एडिक्ट हो जाना, एडिक्टेड टू। तो एडिक्टेड टू, और एक बात याद रखिएगा, गिवन टू के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, मतलब अपने आप को उसमें सौंप देना या समर्पित कर देना। ठीक है, तो किसी चीज का आदी हो जाना। तो वो सॉरी टू सी दैट ही वाज गिवन टू हैवी ड्रिंकिंग, मतलब वो उसे ड्रिंकिंग की लत लग चुकी है। तो गिवन टू इज लाइक दैट। ओके, तो गिवन टू गैम्बलिंग, गिवन टू ड्रिंकिंग, मतलब बिल्कुल उसमें एकदम व्यसन हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें समर्पित हो चुका है, उसमें बिल्कुल खो चुका है, एडिक्ट हो चुका है, उसे उस चीज की लत लग चुकी है, तो उसमें हम गिवन टू का प्रयोग कर सकते हैं। गो अ लॉन्ग वे, काफी हद तक उपयुक्त होना। दिस अमाउंट विल गो अ लॉन्ग वे इन डिफरेंग योर ट्रिप्स एक्सपेंसेस। गो अ लॉन्ग वे मतलब काफी हद तक साथ निभाएगा, है ना। नेक्स्ट इडियम है गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना। Going hand in hand with this expansion program of the company is a massive plan of modernization. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, they will go hand in hand, मतलब साथ साथ चलना। ओके, मतलब पैरेलल चलना। Go in for, इसका मतलब है रुचि लेना, मतलब इंटरेस्ट लेना किसी चीज में। What sports do you go in for? Go in for मतलब आप किस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो go in for का मीनिंग होता है to be interested. ओके, to be interested. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है गो ऑफ द डीप एंड, तो इसका मतलब होता है जल्दी से कुछ कर बैठना। ठीक है, गो ऑफ द डीप एंड मतलब जल्दी से कुछ कर बैठना। थिंक विद अ कूल माइंड, देयर इज नो नीड टू गो ऑफ द डीप एंड एक्ट फुलिशली, मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी कर बैठना, जोश में होश खो बैठना, दैट इज गो ऑफ द डीप एंड। ओके, द डीप एंड मतलब एक बहुत गहरा, उसका कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, उसका कुछ ऐसा अंत ना हो जाए जो आपको बाद में पछताना पड़े। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम है गो थ्रू चैनल्स, मतलब चैनल्स बीच में है, कोई ना कोई बीच में है, उससे आप जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो जाता है योग्य मार्ग से, और इसका सेंटेंस देख सकते हैं। यू विल हैव टू गो थ्रू द चैनल्स इफ यू वांट योर रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रमोशन टू बी कंसिडर्ड, मतलब आपको चैनल्स मतलब एक माध्यम से होकर जाना होगा, जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो गो थ्रू चैनल्स का बेसिकली मीनिंग होता है हर एक स्टेप को, जो भी बीच में स्टेप्स हैं उनको, रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना, मतलब रूल्स को बेसिकली फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट
गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो कोई भी खतरा मोल लेना। अब देखिए, गो थ्रू फायर एंड वाटर अपने आप में दिखाता है कि ये कुछ खतरे वाली बात हो रही है ना। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो इसका मतलब है कोई भी खतरा मोल लेना एट एनी कॉस्ट। ओके, तो इसका सेंटेंस हो सकता है ए पेट्रियट इज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सर्व हिज मदरलैंड। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रुथ। जो एक देशभक्त होते हैं, सच्चे देशभक्त होते हैं, वो बिल्कुल रेडी होते हैं किसी भी तरह से, फायर एंड वाटर से, किसी भी तरह से किसी भी खतरे को मोल ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मदरलैंड को सर्व करने के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम है गो थ्रू विद। इसका मीनिंग होता है कोई काम अंत तक करते रहना। गो थ्रू विद मतलब जब तक कोई काम बिल्कुल फिनिश ना हो जाए, बिल्कुल एंड तक आप उस काम को करते रहेंगे। सपोज कीजिए कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग है 6 o'clock, जिस पर आपकी छुट्टी होनी है। तो बिल्कुल कोई आपने देखे होंगे बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 6 o'clock तक, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल उस तक वो लगे ही रहते हैं जब तक काम बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश ना हो जाए, मतलब बिल्कुल टाइम अप ना हो जाए, जब तक वो एकदम लगे रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम को करते हैं तो जब तक बिल्कुल अंत ना हो जाए उस काम का, जब तक वो उसमें लगे रहते हैं और उस काम को फिनिश करते हैं। तो कोई काम अंत तक करते रहना, तो उसको बोलते हैं गो थ्रू विद। तो आप लिख सकते हैं डू यू हैव द डिटर्मिनेशन इनफ टू गो थ्रू विद दिस जॉब। क्या तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ संकल्प है, क्या इतना संकल्प है, इतना धैर्य है कि तुम इस जॉब को अंत तक करते रहोगे। तो दैट इज गो थ्रू विद। नाउ गो टू लॉ। अब लॉ की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब लीगल वे में कुछ बात हो रही है। इसका मतलब है कानून का सहारा लेना। अब भाई गो टू लॉ मतलब आप लॉ का सहारा लेने जा रहे हो, कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा लेने जा रहे हो। सेंटेंस लिख सकते हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज पीपल गो टू लॉ ऑन वेरी पेटी इश्यूज, मतलब बहुत छोटे छोटे इश्यूज पर भी लोग सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, लोग सीधे लॉ के पास, कानून के पास पहुंच जाते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिल्कुल अपने घर घर में ही सुलझ जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीधे कोई भी छोटी से छोटी बात नहीं होगी कि कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर भी लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो गो टू लॉ का मतलब होता है सीधे कानून के पास पहुंच जाना, या कोर्ट में पहुंच जाना, या केसेस हो जाना, कोर्ट केसेस हो जाना। ठीक है, विच इज रॉन्ग, बट वी शुड नॉट गो लाइक दिस। गो टू रैक एंड रुइन। अब रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना, तो कुछ एक ऐसा फ्रेज ये है जो नेगेटिव मीनिंग लेकर आ रहा है। इसका मतलब होता है विनाश होना। ओके, रुइन का मतलब भी होता है विनाश होना। The government must do something to save this sick sugar mill from going to rack and ruin. ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बात हो रही है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस शुगर मिल को बचाने के लिए जो बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है, जिसका विनाश होने जा रहा है। अब ऐसे विनाश हम अपने लाइफ में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो विनाश की तरफ जाती हैं, और हम सबको भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम इस तरह से सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं और इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं, गो टू रैक एंड रुइन। ओके, नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। तो भैया नेक्स्ट ईडियम है गो टू टाउन। कोई काम ध्यानपूर्वक करना। टाउन में जाना मतलब कोई काम ध्यानपूर्वक करना, है ना। तो द इंटीरियर डेकोरेटर वेंट टू टाउन ऑन माई फ्लैट एंड मेड इट लाइक अ पैलेस। कि जो डेकोरेटर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, वो उन्होंने काम ध्यानपूर्वक किया। गो टू टाउन का मतलब ये नहीं कि वो टाउन में चले गए, इनका मतलब ये था कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक काम किया, कार्य को किया मेरे फ्लैट में, और मेरे फ्लैट को एक पैलेस जैसा बना दिया। ठीक है, तो दैट इज लाइक गो टू टाउन। ओके, मतलब किसी काम को धैर्यपूर्वक करना। तो यू शुड ऑल्सो स्टडी गो टू टाउन। इट मीन्स आपको स्टडी कैसी करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। गो विदाउट सेइंग, इसका मतलब है स्पष्ट होना। ओके, मतलब कोई चीज जो कहनी ना पड़े वैसे स्पष्ट हो, इम्प्लाइड हो। इट गोज विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। ओके, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो पहले से इम्प्लाइड होती हैं, स्पष्ट होती हैं। तो गो विदाउट सेइंग, इसका मतलब ये नहीं कि बिना बताए चले जाना, इसका मतलब है कि कोई बात ऐसी है जो स्पष्ट है, मतलब उसे कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहते हैं ना, जैसे आपने अपने किसी को कहा कि भाई जल्दी आ जाना, तो कहते हैं हाँ हाँ, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, हम तो आएंगे, घर के हैं तो आना ही है। तो वो स्पष्ट है ना, दैट इज इम्प्लाइड। तो बहुत सी चीजें बोली नहीं जाती क्योंकि वो इम्प्लाइड होती हैं। ओके, ना गोइंग कंसर्न, तो अच्छी तरह चलने वाला व्यवसाय। आप बोल सकते हैं ही हैज एक्सपैंडेड हिज बिजनेस एंड इट इज नाउ अ गोइंग कंसर्न।
ओके, तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? अच्छी तरह चलने वाला व्यवसाय। तो आई होप योर बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, मतलब आपका जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न मतलब अच्छी तरह से चलने वाला व्यवसाय है। गोल्डन मीन, इसका मीनिंग होता है बीच का मार्ग। We shall not go to the extremes, rather find a golden mean between the two. ओके, कोई बीच का मार्ग हमको ढूंढना चाहिए, दोनों एंड की तरफ ना जाकर कुछ बीच का मार्ग हमको ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट ईडियम है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, गोल्डन मतलब सुनहरी और अपॉर्चुनिटी, ओके, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपके लिए बेहद अच्छी है, बेहद बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, एक गोल्डन चांस है, बहुत अनुकूल परिस्थिति या फिर स्वर्णिम अवसर। इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो माई मेटल। नेक्स्ट ईडियम है गुड डील। इसका मीनिंग होता है बहुत मात्रा में। दिस सोफा सेट हैज कॉस्ट मी अ गुड डील ऑफ मनी, मतलब ये सोफा सेट मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा। ओके, तो गुड डील ऑफ मनी मतलब बहुत मात्रा में। ओके, नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है गुड हैंड, जिसका मीनिंग है कुशल प्रवीण, मतलब ये फर्स्ट मीनिंग है। तो गुड हैंड के भी वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या है? जो कुशल है, प्रवीण है, मतलब टैलेंटेड है। तो सेंटेंस हो जाएगा शी इज क्वाइट अ गुड हैंड एट निटिंग, मतलब वो बुनाई में, निटिंग का मतलब होता है बुनाई करना, जैसे स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं, तो निटिंग में वो बहुत गुड हैंड है, मतलब बहुत ज्यादा कुशल है। नेक्स्ट ईडियम गुड हैंड, इसका मीनिंग है अच्छी लिखावट, मतलब अब जैसे आप देखते हैं हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग होती है हैंड से करते हैं हम लोग, तो गुड हैंड मतलब गुड हैंड राइटिंग है। ठीक है, यू हैव अ गुड हैंड। गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर तो यहाँ पर हो जाता है प्रश्नचित होना। he has got a promotion today, so he is in a good humor, मतलब वो बिल्कुल खुश हैं इस वक्त। then good offices, इसका मीनिंग होता है सहयोग से। This dispute between the two countries can be resolved only through the good offices of irrigation ministers. Okay, next idiom है green room। इसका आंसर होता है नेपथ्य अभिनेता का वेशभूषा का कमरा। Okay, after the play was over, I went to the green room to see the hero. ग्रीन रूम जहाँ पर हीरो वगैरह या जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो सब जने तैयार होते हैं, उस रेडी वो अपने जहाँ पर अपने आप को रेडी करते हैं, तो वो जो वेशभूषा का कमरा होता है उनका, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रूम। ओके, नेक्स्ट इडियम है ग्रो ग्रे। इसका आंसर होता है एक ही काम में जिंदगी बिताना। तो Prasad began working at the age of 20 and has grown gray in the same office. Grown gray, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि बाल सफेद होना, तो उसके लिए भी हम ग्रे हेयर बोलते हैं। तो ग्रो ग्रे मतलब वो पूरी तरह से बूढ़ा हो गया उसी ऑफिस के अंदर अंदर, है ना। तो ग्रोन ग्रे मतलब एक ही ऑफिस में थ्रू आउट रहना। नेक्स्ट इडियम ग्रो आउट ऑफ, इसका मीनिंग होता है आयु बढ़ने के साथ कोई आदत छूटना। तो आप कह सकते हैं एज द चाइल्ड ही यूज्ड टू स्टटर बट नाउ हैज ग्रोन आउट ऑफ इट, मतलब अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी ये आदत छूट चुकी है। स्टटर मतलब जैसे हकलाने टाइप की। ओके, तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको अच्छे से लर्न हुए होंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन इडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना स्टार्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।